हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग। चलिए आज एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं साइंस के ऑब्जेक्टिव का सेशन। और पिछला सेशन को देखकर आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा निश्चित ही, और उसी तरह का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज लेकर हम आए हैं। ऐसा क्वेश्चन जिसका लगातार जो पूरा पहले जो परीक्षा हो चुका है उसमें कई बार उस क्वेश्चन को पूछा गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हर एक साल कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आता ही है, और आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस 20 क्वेश्चन को यदि आप तैयार करते हैं तो इसमें से आपको 10 क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो आपको एग्जाम में आ जाएगा। तो निश्चित ही आप इसको अच्छा से तैयार करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। ऑप्शन दिया है उच्च दाब की हवा, बी दिया है स्थिर हवा, सी दिया है गतिमान हवा, और डी 2 नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए हम आपको इसका आंसर बताते हैं, और आपको भी क्या करना है, यहाँ पे निकालना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और आपको मेंशन करते जाना है और अपने स्कोर को लास्ट में चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको यहाँ पे कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मुख्यतः कौन करती है। तो उच्च दाब की हवा, आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ समझ लीजिए पहले। जैसे मान लेते हैं ये एक मीनार है, यहाँ पे एक टावर है, तो हम जानते हैं कि जितना ऊपर जाएंगे उतना वायु का दाब क्या होता है, वो घटते जाता है, वायु का दाब घटता है। और नीचे आते हैं तो वायु का दाब क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे जो है दिया है आप तो उच्च दाब की हवा, तो उच्च दाब की हवा कहाँ रहेगी, तो नीचे रहेगी। स्थिर हवा से तो खैर पवन चक्की चलेगा ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। और गतिमान हवा जो है, ये जब तक हवा गति नहीं करेगा तब तक पवन चक्की नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रकार से पवन चक्की रहता है। और जब हवा चलता है तो ये घूमता है, घूमने से ही टरबाइन चलती है और विद्युत का उत्पादन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है गतिमान हवा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 आपको दिया है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। ऑप्शन दिया आपको ऋणात्मक, दूसरा दिया है धनात्मक, सी दिया है कभी कभी धनात्मक, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा शक्ति P इक्वल टू होता है 1/F, P इक्वल टू 1/F। एक चीज़ और याद रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ये जो है ये होता है हमेशा पॉजिटिव, और अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो होता है नेगेटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो गया पॉजिटिव, और अवतल लेंस की फोकस दूरी हो गया नेगेटिव। और यहाँ पे हम जानते हैं P बराबर होता है 1/F, और यहाँ पे अवतल लेंस दिया हुआ है यानी कि F इक्वल टू दे दिया नेगेटिव, कुछ भी होगा तो नेगेटिव होगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/-F, या माइनस से गुना भाग कर देंगे तो क्या होगा, -1/F, यानी कि यहाँ पर स्पष्ट देख रहे हैं P इक्वल टू आ गया -1/F, अर्थात ये जो है ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन दे दिया है आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर और हीरा। आयोडीन ये भी अधातु है, ग्रेफाइट भी अधातु है, सल्फर भी अधातु है, और हीरा भी अधातु है। तो हम जानते हैं कि अधातु विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एक अधातु है जो अपवाद है, और वो कौन है, ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। नंबर 44 में दिया हुआ वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। तो वक्रता त्रिज्या दे दिया यानी कि R इक्वल टू दे दिया 1 मीटर,
या इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। निकालना है फोकस दूरी एफ, तो एफ इक्वल टू सूत्र होता है r/2, तो हो जाएगा 100/2, काट दीजिए तो ये आपको निकल गया 50 सेंटीमीटर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरणें अभिलंब से विचलित हो जाती है। ऑप्शन दिया है अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती, अभिलंब के नज़दीक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको दे दिया है सघन माध्यम से विरल माध्यम। जैसे सपोज ये कांच है, कांच की ये सिल्ली है और इधर वायु है, तो ये हो गया विरल से सघन। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सघन से विरल, यानी कि यहाँ से जो प्रकाश किरण चल रहा है वो विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका राइट आंसर हो गया अभिलंब से दूर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पन्न करने की युक्ति है, तो ऑप्शन दिया है आपको जनित्र, दूसरा दिया है मोटर, तीसरा दिया है एमीटर, चौथा दिया है गैल्वेनोमीटर। तो आप इसको या तो डायरेक्ट आंसर याद है तो आंसर लिख दीजिए, नहीं तो आप देखिए इसमें को नहीं होगा और लास्ट में जो बचेगा वो आंसर होगा। तो एमीटर ये विद्युत धारा को मापता है, गैल्वेनोमीटर ये भी परिपथ से विद्युत धारा को ही मापता है, और विद्युत मोटर जो है को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे दिया है वो है जनित्र। जनित्र क्या करता है, तो ये विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो डायरेक्ट भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक स्रोत मीन्स वैसा स्रोत जो लंबा समय से जिसका उपयोग किया जा रहा है। तो पवन ऊर्जा, तो ये पारंपरिक स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग कुछ दिनों से होने लगा है सोलर प्लेट के निर्माण के बाद से। कोयला, ये भी पारंपरिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस, जो परंपरा से ही इसका उपयोग किया जाता है गोईठा के रूप में या अन्य वस्तुओं के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरणें तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। ऑप्शन दिया है विचलन, विक्षेपण, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये लेते हैं कांच की एक समांतर पट्टी, ये हो गया कांच की समांतर पट्टी। इससे एक श्वेत किरण आती है और यहाँ से निकल जाती है, यहाँ से थोड़ा मुड़ेगी और ये मुड़कर चली जाएगी। तो पूछ रहा है कि प्रथम अपवर्तन के साथ क्या होता है। तो प्रथम अपवर्तन के साथ जो है ये थोड़ा सा विचलित हो जाता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद थोड़ा विचलन हो जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होता है, ऑप्शन दिया है 220 वोल्ट का दिष्ट धारा, 12 वोल्ट का दिष्ट धारा, 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा, 12 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पे और ए नंबर जो ऑप्शन है ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दिष्ट धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, बी भी नहीं होगा। और सी नंबर जो है वो दिया हुआ है 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा, तो यही सही होगा, क्योंकि आप बल्ब पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको ये, और 12 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा ये नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो जस्ता का परमाणु संख्या होता है 30। ऑप्शन दिया है आपको 24, 28, 29 और 30। इसको डायरेक्ट याद रखिए, 30 होता है। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबन सोडा, तो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक हैं। तो प्रबल क्षारक के बारे में हमको बता दें, ये आपको पता ही होगा, आप पढ़े होंगे कि ऐसा यौगिक जो जल में अत्यधिक मात्रा में OH- आयन दे उसी को बोलते हैं प्रबल क्षारक। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH, NaOH, COH का होल ट्वाइस। तो इसका आप आंसर कर सकते हैं क्या होगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हर एक बार एग्जाम में आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको NaOH। एक NaOH है जो प्रबल क्षारक है, और दूसरा जो होता है वो होता है KOH। तो दोनों में से जो ऑप्शन देगा वो आप आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट, ये तीन जो है वो लोहा का अयस्क होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन आपको दिया था जिंक, फेरस, कॉपर और एयू, तो यहाँ पे आपका हो गया Fe, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है वो ऑप्शन में दिया आपको द्रवण विधि, हाथ से चुनकर, निस्तापन और फेन उत्प्लावन विधि। तो द्रवण विधि से नहीं होगा, हाथ से चुनकर कर ही नहीं सकते हैं, निस्तापन से भी नहीं करते हैं, तो किस विधि का उपयोग करते हैं? फेन उत्प्लावन विधि। प्रायः मैक्सिमम जो है वो फेन उत्प्लावन विधि का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2ZNO प्लस O2 इक्वल टू 2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पे O2 है। उपचयन, विस्थापन, उदासीनीकरण, अपघटन। विस्थापन में उपचयन, विस्थापन, उदासीनीकरण और अपघटन। देखिए इसका राइट आंसर कैसे निकालते हैं। तो जो आपको अभिक्रिया पता हो पहले उसके बारे में बात कर लीजिए। तो अपघटन में क्या होता है, एक यौगिक दो या दो से अधिक भागों में टूटता है, लेकिन यहाँ टूट नहीं रहा है, जुड़ रहा है, ये नहीं होगा। उदासीनीकरण में अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल बनाते हैं, वो भी यहाँ नहीं हो रहा है। विस्थापन में एक तत्व दूसरे के स्थान पर रिप्लेस हो जाता है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है और इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा उपचयन। उपचयन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ये बिल्कुल ईजी, आप लंबे समय से इसको पढ़ते होंगे। C2H5OH ऑप्शन दिया है, C6H12O6, H2SO4, C5H15N7। तो इसका जो सही आंसर होगा वो निश्चित ही आपको याद होगा, C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचलन करता है क्योंकि अम्ल जल में, ऑप्शन दिया है आपको विलय होता है, दूसरा ऑप्शन दिया है अविलय होता है, तीसरा होता है आयनित होता है और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो विलय होने से कोई मतलब नहीं है और विलय होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद्युत का संचलन करने के लिए आयन के रूप में टूटना आवश्यक है, जितना आयनन होगा उतना अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे लिखा हुआ आयनित होता है, यानी कि आयन में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे तो हो जाएगा 2 1। लिथियम का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 1। ये 2 है, इसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, और एक जो है इसको कहते हैं बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है 1। तो पूछ रहा बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आप इसी को बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम और सोडियम। तो क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम और सोडियम समूह का जो तत्व होता है उसका जो वो सभी तत्व जो है वो होता है अक्रिय। वो क्या होता है? अक्रिय, जिसको हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं। तो क्लोरीन अक्रिय गैस नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, सोडियम भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपको हीलियम। नेक्स्ट और आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होते हैं? विद्युत ऋणात्मक तत्व ऐसे तत्व को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति काफ़ी अधिक होती है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का हमेशा कोशिश करता है उसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो यहाँ पे पोटेशियम धातु है और धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करना। सोडियम भी धातु है, इलेक्ट्रॉन त्याग करना। लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन ये दोनों
ऋणात्मक तत्व ही हैं, जिसमें से अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कारण है, फ्लोरीन का बाह्यतम कक्षा और नाभिक के बीच का दूरी कम होता है, लेकिन आयोडीन कक्षा और नाभिक के बीच का दूरी अधिक होता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी आयोडीन की तुलना में। इसलिए इसका राइट आंसर हो गया फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। तो आज का सेशन बस हम यहीं पर रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपको काफ़ी फायदा पहुंचा होगा और निश्चित ही आज के सेशन के क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे तो इसमें से लगभग 8-10 क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही। तो मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से भी आपको काफ़ी फायदा पहुंचा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।